एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में रिवीजन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने लिंक दिया हुआ है। सबसे पहले हम करेंगे क्लास नंबर 4 का रिवीजन। तो उसके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्ञानपीठ अवार्ड की स्थापना ये कब हुई थी? 1961 में, लेकिन पहली बार दिया गया था 1965 जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए। कुमुदिनी लाखिया, इनका संबंध कथक से। MG संगीत पुरस्कार ये है नागालैंड से संबंधित। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। हाथी संरक्षण या हाथी प्रोजेक्ट ये है 1992 का। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष ये हाल ही में बनी हैं PT उषा, जो पहली बार निर्विरोध अध्यक्ष बनी हैं। और IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इसकी स्थापना 1927 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। पहले अध्यक्ष दोराबजी टाटा बने थे और पहले सचिव ये थे AG नाहरन। और IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसकी स्थापना हुई 23 जून 1894 को। इसी दिन ओलंपिक डे मनाते हैं। हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है और वर्तमान अध्यक्ष नाम है थॉमस वोक। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ये कौन है? तो ये है संजय सिंह। और जो IOC है इसके दूसरे अध्यक्ष का नाम था बैरन डी कोवर्टिन। और पहले अध्यक्ष का नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में। ICC के अध्यक्ष ये वर्तमान में है जय शाह। BCCI के अध्यक्ष जी हैं रोजर बिनी, जो 36वें अध्यक्ष हैं। PT उषा का पूरा नाम है पिल्ला उल्ला कांडी थेक्के प्राम्बिल उषा। तो ये इनका पूरा नाम है। 1984 में कैलिफोर्निया ओलंपिक में चौथा स्थान इन्होंने हासिल किया था। और मिल्खा सिंह ने चौथा स्थान रोम ओलंपिक 1960 में हासिल किया था। 1986 के एशियन गेम्स जो सियोल में हुए थे, सियोल साउथ कोरिया, वहाँ पर इन्होंने 4 गोल्ड जीते थे PT उषा ने। सबसे कम उम्र की भारतीय ओलंपियन बनी थी। 16 वर्ष की उम्र में ओलंपिक में गई थी 1980 के मॉस्को ओलंपिक में। हॉकी टीम ने अब तक कितने गोल्ड जीते हैं? तो अब तक 8 बार गोल्ड जीत चुके हैं। पहली बार 1928 के एम्स्टर्डम नीदरलैंड ओलंपिक में, फिर 1936 के बर्लिन में, 40-44 में दूसरे विश्व युद्ध की वजह से नहीं हुए, 1948 में, 52, 56, 60। 1960 में पाकिस्तान जीत गया था और इंडिया हार गया था। फिर जीता 1964 में और फिर लास्ट बार 1980 में जीता लास्ट बार गोल्ड मॉस्को ओलंपिक में। और यहीं पर PT उषा ने भाग लिया था, जो सबसे कम उम्र की महिला ओलंपियन थी। और 16 वर्ष की आयु में इन्होंने यहाँ पर भाग लिया था। सेकंड क्वेश्चन है, 2 वर्ष में किस भारतीय टीम ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय या ODI वर्ल्ड कप जीता? तो किस वर्ष में जीता था भारतीय टीम ने? तो 1983 में तीसरा वर्ल्ड कप था। और 2011 में होस्ट किया गया था इंडिया और श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच। और इसके शुभंकर का नाम था स्टेपी हाथी। श्रीलंका को 6 विकेट से इंडिया ने इसमें हराया था। 1982 का एशियन गेम्स इसका शुभंकर था अप्पू हाथी। और 2011 का जो क्रिकेट ODI वर्ल्ड कप था इसका शुभंकर था स्टेपी हाथी। और 2011 वाला ये ODI वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में हुआ था, जिसमें मैन ऑफ द मैच MS धोनी को चुना गया, जिसे कैप्टन कूल कहते हैं। और सर्वाधिक रन गौतम गंभीर ने 97 बनाए थे। 1983 में 60 ओवर का मैच था और वेस्ट इंडीज़ को इसमें हराया गया था। 43 रन से हराया था। मैन ऑफ द मैच मोहिंदर अमरनाथ को चुना गया। सर्वाधिक रन 38 के श्रीकांत ने बनाए थे। आगरा घराना के संस्थापक ये कौन है? तो ये है सुजान खान। रामपुर सहसवान घराना इससे संबंधित व्यक्ति हैं इनायत हुसैन खान। ग्वालियर घराने से संबंधित पीर बख्श और नत्थू खान हत्थू खान। किराना घराना इसके फाउंडर हैं अब्दुल करीम खान और पंडित भीमसेन जोशी, जिनको भारत रत्न 2008 में दिया गया था। और किराना घराना से संबंधित है सवाई गंधर्व, गंगूबाई हंगल,
रोशन आरा खान, प्रभा अत्रे, अब्दुल वाहिद खान। तो ये सब ये किराना घराना से संबंधित है। माई स्टोरी बुक कमला दास के द्वारा लिखी गई है। 1984 में साहित्य का नोबेल अवार्ड के लिए इनको नामांकित किया गया था। स्मृति चित्र द मेमोयर ऑफ आ स्पिरिटेड वाइफ, ये लिखी है लक्ष्मीबाई तिलक ने। ए लाइफ अपार्ट, ये नील मुखर्जी ने लिखी है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम INCOSPAR इन कोस्पर, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1962 में हुई थी। इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च, जिसके फाउंडर माने जाते हैं विक्रम साराभाई, और भारत में स्पेस कार्यक्रम का जनक भी विक्रम साराभाई को ही माना जाता है। और इसकी जगह पर इसरो कब आया था? 15 अगस्त 1969 को। और भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक होमी जहांगीर भाभा को मानते हैं। और परमाणु ऊर्जा आयोग ये 1954 में बना था। परमाणु ऊर्जा विभाग 1954 में, और परमाणु ऊर्जा आयोग ये 1948 में बना था। चंद्रयान फर्स्ट को कब लॉन्च किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया था। चंद्रयान सेकंड इसको 22 जुलाई 2019 को, और चंद्रयान थर्ड को 14 जुलाई 2019 को 2023 को लॉन्च किया गया था। और ये चंद्रमा के साउथ पोल पर 23 अगस्त 2023 को पहुंच गए, इसलिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। और इसके लैंडर का नाम था विक्रम, और रोवर का नाम था प्रज्ञान। और जो लैंडिंग पॉइंट था, जिस बिंदु पर लैंड हुआ, उसे कहते हैं शिव शक्ति पॉइंट। और चंद्रमा के साउथ पोल पर ये उतर गया था। NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर भारत ने नहीं किए थे। और ये संधि हुई थी 1 जुलाई 1968 को, जिसे कहते हैं NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। 191 देशों के द्वारा इस पर साइन किए गए थे। NPT लागू हुई थी 5 मार्च 1970 को। इसका मुख्य उद्देश्य था कि अब जितने भी देशों के पास जो भी इस संधि में शामिल होंगे, वो परमाणु हथियार है उनका प्रचार नहीं करेंगे, बल्कि जितना कर लिया उनको ही समाप्त करेंगे। लेकिन भारत ने इसमें साइन नहीं किए, क्योंकि ये संधि विकसित देशों के लिए तो अच्छी है, लेकिन विकासशील देशों के लिए नहीं। 2006 में UNHRC का नाम बदलकर क्या किया गया? तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन इसका नाम है। और मानवाधिकार परिषद जिनेवा में 2006 में इसका नाम बदला गया था। UN के द्वारा मानवाधिकारों की घोषणा ये 10 दिसंबर 1948 को की गई, और UN के द्वारा 20 दिसंबर 1993 को राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय को स्थापित किया गया था। भारत में NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना 1993 में की गई थी। इसमें 13 सदस्य होते हैं, 1 अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 पदेन सदस्य हैं, जो अन्य आयोगों से लिए जाते हैं। पहले अध्यक्ष का नाम था रंगनाथ मिश्रा, और जिस आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी उसका नाम था रंगनाथ मिश्रा आयोग। वर्तमान अध्यक्ष हैं वी राम सुब्रमण्यम। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, और गृह मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। पॉलिटी का क्वेश्चन है DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी, राज्य नीति के निर्देशक तत्व सिद्धांत। और अनुच्छेद 41 इसमें काम का अधिकार का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना उनके माता पिता का कर्तव्य है। और 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज ये भी यही है। और अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान ये किया गया है अनुच्छेद 45 में। 5वां मौलिक कर्तव्य सभी लोगों के बीच सद्भाव और भाईचारे की स्थापना करना। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 44 UCC समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड, और इसके लिए अभी हाल ही में बिल पारित किया उत्तराखंड राज्य ने, और उत्तराखंड में UCC बिल लागू भी हो गया है, जो 27 जनवरी 2025 से लागू हुआ है। अनुच्छेद 43 कामगारों के निर्वाह की मजदूरी। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन 48A अनुच्छेद, इसमें पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है, जिसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और भारतीय विदेश नीति का वर्णन यहाँ पर मिलता है।
11वां क्वेश्चन है FD फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य है, इनको 51A भाग अनुच्छेद में जोड़ा गया है और 51A के C में कहा गया कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना। C का मतलब होता है 3, संप्रभुता, एकता और अखंडता के बारे में है। चलिए हम इनको एक बार देख लेते हैं। 51A 51A क्लोज ए, इसमें संविधान का पालन के करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। 51A के पार्ट बी, स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले तत्वों का सम्मान करना चाहिए। सी का मतलब होता है 3 बातें, संप्रभुता, एकता और अखंडता। डी में देश की सुरक्षा चारों तरफ से। 4 डी को हम करेंगे याद 4 से, तो देश की सुरक्षा कहाँ से होगी? चारों तरफ से। 51A का पार्ट ई, जिसमें धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय भेदभाव से परे सद्भाव और भाईचारे की भावना। जब पांचों उंगलियां मिल जाती हैं तो भाईचारा कायम हो जाता है और महिलाओं का भी सम्मान करता है। तो 51A का ई में भाईचारा। 51A के एफ में संस्कृत पढ़ने शुरू की थी हमने 6th क्लास में, तो संस्कृति की विरासत को महत्व। जी में वन, झील, नदी, वन्य जीव सहित प्राकृतिक संरक्षण को महत्व देना। 51A का एच, वैज्ञानिक सोच विकसित करना। 8वीं क्लास में हमने अब विज्ञान को पहली बार पढ़ा था, तो हम इसको ऐसे भी रिलेट करके याद कर सकते हैं, वैज्ञानिक सोच। 51A के आई में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा से दूर रहना। 51A के जे में प्रगति का प्रयास और 51A के पार्ट के में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करना। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो इसमें इलेक्टेड MP और इलेक्टेड MLA भाग लेते हैं और नॉमिनेटेड MP और नॉमिनेटेड MLA इसमें भाग नहीं लेते। और इसका निर्वाचक मंडल का उल्लेख अनुच्छेद 54 में है और अनुच्छेद 55 में निर्वाचन विधि जो कल संक्रमणीय मत पद्धति होती है। इसके लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। जमानत राशि 15,000 रुपये होती है। न्यूनतम आयु चुनाव लड़ने की 35 वर्ष होती है। यूटी में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और 3 यूटी के लेते हैं, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, तो 3 यूटी के सदस्य ही इसमें भाग लेते हैं। 1560 के बाद अकबर का पहला और लास्ट विजय अभियान, तो ये था हेमू को इसमें हराया था। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को और हेमचंद्र विक्रमादित्य सेकंड को इसमें हराया था। पहली बार अभियान किया था मालवा में 1560 में और लास्ट अभियान किया था असीरगढ़ अभियान 1601 में। अकबर का शासनकाल था 1556 से लेकर 1605 तक, 49 वर्षों तक शासन किया था, जो मध्यकालीन इतिहास में सबसे लंबा शासनकाल माना जाता है। काबुल विजय ये की थी 1581 में, कश्मीर विजय 86, 1586, सिंध विजय 1591 में, गुजरात विजय 1572 में और इसी विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में अकबर ने करवाया था। विंसेंट स्मिथ ने इस अभियान को द्रुतगामी या सबसे तेज अभियान कहा है, क्योंकि जब अकबर आगरा में था और वहां पर विद्रोह हो गया गुजरात में, तो अकबर ने 450 मील की यात्रा मात्र 9 दिनों में कंप्लीट की थी। और गुजरात अभियान के दौरान ही अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा था और गुजरात का कमांडर इसमें बनाया गया था अब्दुल रहीम खान खानों, जो अकबर के संरक्षक बैरम खान का बेटा था। और बैरम खान का शासनकाल ये 1556 से 60, क्योंकि इसका संरक्षक बना हुआ था तो बैरम खान के नाम पर ही शासन चलता था 1556 से 60। 1560 से 62 इसमें अकबर हरम के अंदर रहा, तो महम अनगा या पेटीकोट शासन इसको कहते हैं। अकबर के शासनकाल में रज़मनामा बुक ऑफ वॉर ये क्या था? तो महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया था बुक ऑफ वॉर रज़मनामा नाम से। रामायण का अनुवाद ये किया था फारसी में अब्दुल कादिर बदायूं के द्वारा 1584 में। पंचतंत्र का अनुवाद फैजी और अब्दुल फजल के द्वारा किया गया था अनवर सहेली नाम से। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? 1564 में। दास प्रथा का अंत किया था 1562 और तीर्थ यात्रा कर ये 1563। 1575 में सभी धर्मों के लिए इबादत खाने की स्थापना की थी और 1575 में ही अकबर ने मनसबदारी प्रथा को भी शुरू किया था। 1579 में मजहर की घोषणा की थी। कोई भी धार्मिक संघर्ष में अकबर का निर्णय सर्वश्रेष्ठ होगा।
चाहे कोई धार्मिक ग्रंथ, कुरान कुछ भी कहे, लेकिन उसने ये भी कहा था कि अगर कुरान के खिलाफ मेरा कोई निर्णय होगा तो वो नहीं लागू होगा। 1582 में 10 साल प्रथा इसी के द्वारा चलाई गई थी और ये चलाई थी उसके वित्त मंत्री टोडरमल के द्वारा। हल्दी घाटी का युद्ध ये हुआ था 1576 में और 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच और हुमायूं यहाँ से भाग गया था। फिर वह 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध और शेरशाह ने हुमायूं को पूर्णतः यहाँ पर हरा दिया था और सूरी वंश जो 1540 से 55 तक रहा 15 वर्षों तक, द्वितीय अफगान वंश की स्थापना हुई। पहला अफगान वंश यह था लोधी वंश जिसने 1451 से लेकर 1526 तक शासन किया था और शेरशाह सूरी का शासनकाल माना जाता है 1540 से 45 कालिंजर अभियान के दौरान और उसी के तोप की वजह से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। इसकी कुछ उपाधि भी थी जैसे हजरत ए आला और एक बुक भी है तारीख शेर शाही जो अब्बास खान सरवानी अकबर के कहने पर इसने लिखी थी। सड़क आजम अंग्रेज गवर्नर ऑकलैंड ने इसे जीटी रोड नाम दिया। वर्तमान स्वरूप का रुपया इसी के द्वारा चलाया गया था। भारत में डाक व्यवस्था का प्रचार प्रसार किया, गुप्त प्रणाली विकसित की और इसका मकबरा सासाराम बिहार में है। भारत का पहला अफगान वंश लोधी वंश था। अफगानियों को बलबन लेकर आया था। जब मेवात क्षेत्र में लूटपाट ज़्यादा बढ़ गई थी तो 3000 अफगानों की भर्ती की थी बलबन ने ताकि लूटपाट को रोका जा सके। जो मेवाती थे ये मेवाती आने जाने वाले यात्रियों को लूटते रहते थे, तो इस लूट को रोकने के लिए अब बलबन लेकर आया था अफगानियों को और उसने मेवातियों के खिलाफ रक्त और लौह की नीति भी चलाई थी। हुमायूंनामा फारसी भाषा में किसने लिखा है? तो ये लिखा है गुलबदन बेगम ने जो हुमायूं की चचेरी बहन थी और इंग्लिश ट्रांसलेशन एस बेवरिज के द्वारा किया गया है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र को आच्छादित करने वाले वन उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, इनका अन्य नाम है मानसून वन और ये 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थानों में मिलते हैं। इनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं और 38% ये भारत में मिलते हैं। अर्ध सदाबहार वन 200 से 250 सेंटीमीटर की वर्षा वाले स्थानों पर ये मिलते हैं। भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं 5 प्रकार के वन। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, फिर पर्णपाती वन, कंटीले वन, पर्वतीय वन और दलदली वन और सर्वाधिक ये मिलते हैं 38% उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन ये 38% भारत में मिलते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये 1972 में आया था इंदिरा गांधी के समय। भारतीय वन अधिनियम 1927 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम ये 1974 में, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया जिसे छाता अधिनियम भी कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम ये सन 2000 में आया था और जैव विविधता अधिनियम सन 2002 में आया था। केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम ये कब शुरू हुआ था? 2019 में। राष्ट्रीय जल आपूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रम ये 1954 में शुरू हुआ। जल जीवन मिशन 2019 में शुरू हुआ था। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986 में शुरू हुआ। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को और स्वच्छ भारत अभियान 2.0 ये 1 अक्टूबर 2021 को शुरू हुआ था। फ्लैगशिप का प्रमुख सागरमाला कार्यक्रम की तटीय गोदी या लंगरगाह स्कीम के तहत परियोजनाएं 8 राज्यों तक फैली हुई हैं और ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय 15 अगस्त 2003 को शुरू हुई थी और इनका लक्ष्य था सभी बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना। एक सागरमाला प्रोजेक्ट इसमें 31 जुलाई 2015 को ये शुरू हुआ था नौवहन या शिपिंग मिनिस्ट्री के अधीन। कौशल भारत अभियान कौशल भारत मिशन ये 15 जुलाई 2015 को शुरू हुआ। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। पीएम पोषण शक्ति अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। शहरी भारत में बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने के लिए 2005 में शुरू किए गए प्रमुख कार्यक्रम का नाम क्या है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरणीय मिशन को शुरू किया था और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 25 जून 2015 को इसको शुरू किया गया
था। उजाला योजना 1 मई 2015 को आरा बिहार से शुरू हुई थी और इसमें 2 फरवरी 2022 को 7 वर्ष कंप्लीट हो चुके थे और 2022 को बिजली मंत्रालय के द्वारा 7 वाट और 12 वाट के बल्ब भी बांटे गए थे। एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये होती है लाइट इमिटिंग डायोड। एलसीडी की होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। टीएफटी की होती है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। सीआरटी की होती है कैथोड रे ट्यूब। आज का प्रश्न है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। पीएम सहज बिजली हर घर योजना ये कब लॉन्च हुई थी, जिसे कहते हैं सौभाग्य योजना? तो ये अक्टूबर 2017 में लॉन्च हुई थी। तो आपको बताना है कि भारत में 51वें मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है और अभी हाल ही में सेबी के नए अध्यक्ष भी नियुक्त हुए हैं, तो उनका नाम भी बताना है। सेबी की स्थापना हुई 1988 में, लेकिन इसके लिए अधिनियम आया 1992 में। तो सेबी के अध्यक्ष और वर्तमान सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कौन है? तो इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। और अगर नए हो चैनल पर और क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए नहीं मिलता नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।